नमस्कार छात्रों, मैं दिलीप पवार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज नागौर। तो कल अपन ने डिस्कस किया था नेपोलियन के बारे में। इसी क्रम में अपन आगे बढ़ते हैं और कल अपन ने नेपोलियन के सुधार के बारे में चर्चा की थी। तो आज अपन बात करेंगे जिसके बारे में मैं अक्सर कह रहा हूँ कि नेपोलियन ने दो तरह के कार्य किए थे। एक तो उसने जो फ्रांसीसी क्रांति थी उसके कार्यों को आगे बढ़ाया, दूसरा फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव को पलट भी किया। तो दोनों विरोधाभासी कार्य इसने किए हैं। ठीक है, he carried forward the energy of the French Revolution further. He also reversed the tendencies of the French Revolution. दोनों काम इसने किए। अब अपन बात करते हैं कि जो फ्रांसीसी क्रांति है उसके कार्यों को, उसके प्रभाव को पलट कैसे किया, उनको उलट कैसे किया, उनके अगेंस्ट कैसे किया। यानी जो फ्रांसीसी क्रांति है उसकी जो स्पिरिट है उसके अगेंस्ट में नेपोलियन कैसे गया। तो नेपोलियन ने ऐसे क्या कार्य किए जिसके द्वारा उसने फ्रांसीसी क्रांति को पलट भी दिया। तो देखो, अपन इसमें बात करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये समझने के हिसाब से। उसने नेपोटिज्म फैलाया। नेपोटिज्म के बारे में आप सब जानते हो, आजकल काफ़ी न्यूज़ में है। बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी नेपोटिज्म के बारे में अच्छी खासी चर्चा हो रही है। नेपोटिज्म का मतलब है भाई भतीजावाद। तो जो नेपोलियन है उसने भी भाई भतीजावाद को बढ़ावा दिया। कैसे? क्योंकि नेपोलियन ने अपने एक तो खुद सम्राट बन गया फ्रांस का, दूसरा अपने भाइयों को, एक भाई को इटली का राजा बना दिया और एक भाई को स्पेन का राजा बना दिया, और अपने जो रिश्तेदार थे, भाई भतीजे थे, उनको उच्च पदों पे आसीन करवा दिया। तो टिपिकल तानाशाह की तरह उसने कार्य किया। तो इस प्रकार से उसने जो फ्रांसीसी क्रांति की मूल भावना है उसको पलट के रख दिया उसने यहाँ पे। क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति बात करती है समानता के बारे में, ऑफिस ऑन मेरिट, योग्यता के आधार पे आप किसी को पद दो, लेकिन इसने ये कार्य उलट कर दिया पूरा। फिर दूसरा कौन सा पॉइंट है? ही रिवाइव्ड द डिग्निटी ऑफ ओल्ड एम्पायर। यानी जो पुराना शासन था, जो पुराना साम्राज्य था राजा के समय का, जो लुइस 15 के समय का साम्राज्य था, उसकी बहुत सारी चीज़ों को उसने दोबारा जागृत कर दिया, बहुत सारी चीज़ों को दोबारा रिवाइव कर दिया, दोबारा लागू कर दिया। जैसे टाइटल, जो टाइटल दिए जाते थे, जो पदनाम दिए जाते थे राजा के समय में पहले, उसको दोबारा लागू कर दिया। ऑनर दिया जाता था, उसको दोबारा लागू कर दिया। पेंशन्स दी जाती थी, उसको दोबारा लागू कर दिया। इंस्टीट्यूशन ऑफ लीजन, उसकी भी स्थापना कर दी है। इंस्टीट्यूट ऑफ लीजन, इसको हिंदी में भी यही कहेंगे। लीजन नाम की जो संस्था है, इंस्टीट्यूशन ऑफ लीजन, इसका मतलब क्या है कि लोगों को अवार्ड देना, लोगों को इनाम देना। तो एक प्रकार से उसने ऐसा होता है कि जिन लोगों को अवार्ड मिला है, जिन लोगों को इनाम मिला है, वो एक प्रकार के वर्ग में तब्दील हो गए। यानी उनको भी विशेषाधिकार मिलने लग गए। जैसे जिन जिन लोगों को अवार्ड मिला है वो एक प्रकार की सेमी नोबेलिटी में कन्वर्ट हो गए। सेमी नोबेलिटी का मतलब क्या है कि अर्ध कुलीन वर्ग में कन्वर्ट हो गए, तब्दील हो गए, अर्ध कुलीन वर्ग। यानी एक प्रकार से कुलीन वर्ग की तरह बिहेव करने लगे जिन जिन लोगों को अवार्ड मिला था, क्योंकि उनको खूब सारे विशेषाधिकार दे दिए गए। तो और ये जो अर्ध कुलीन वर्ग था जिन लोगों को अवार्ड मिला था, इनके इंपीरियल एम्बिशन भी हो चुके थे। इंपीरियल एम्बिशन का मतलब यह है कि इन्होंने भी साम्राज्यवाद के कार्यों में नेपोलियन को सहायता पहुंचाई। तो इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का, जो लोकतंत्र की संस्थाएं थी उन पे इसने सीमाएं लगाई, उन पे इसने कड़ा नियंत्रण कायम किया। जो लोकतंत्र की संस्थाएं, तो ये भी फ्रेंच रेवोल्यूशन की स्पिरिट के अगेंस्ट में है। जैसे इसने प्लेबिसाइट का इस्तेमाल किया, मैंने बताया था ना प्लेबिसाइट क्या होता है, जनमत संग्रह। तो राजगद्दी प्राप्त करने के लिए नेपोलियन ने प्लेबिसाइट का इस्तेमाल भी किया, लेकिन इसने प्लेबिसाइट का सेलेक्टिव इस्तेमाल किया। जहाँ पे इसको फायदा लग रहा था वहाँ पे इसने लोगों से पूछ के जनमत संग्रह करा लिया, और जहाँ पे उसको लगा कि लोग मेरी बात नहीं मानेंगे उसमें इसने प्लेबिसाइट नहीं कराया। तो कुछ सेलेक्टिव यूज हुआ है, यानी कुछ चिन्हित प्रयोग हुए हैं प्लेबिसाइट के। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। वॉर्स अगेंस्ट फ्रेटर्निटी, यानी जो भी उसने युद्ध लड़े नेपोलियन, वो सारे के सारे भाईचारा की जो भाईचारा की भावना है उसके अगेंस्ट में थे, जो भी उसने युद्ध लड़े। क्योंकि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है वो बात करता है भाईचारे की भावना का, और लेकिन जो नेपोलियन है उसने भाईचारे की भावना के विरोध में जाते हुए अनेक प्रकार के युद्ध लड़े। ही वॉज ए वॉर मॉन्गरर, एक सैनिक अधिकारी था जिसको फ्रांस का सम्राट बना दिया गया। ही कर्ब्ड लिबर्टी फ्रॉम विच ही स्प्रैंग, कहने का मतलब ये कि जिस स्वतंत्रता मिलने के कारण, यानी जो फ्रांस में समाज में स्वतंत्रता मिली उसी का उपयोग करते हुए नेपोलियन का राइज हुआ,
लेकिन सम्राट बनने के पश्चात नेपोलियन ने उसी स्वतंत्रता का दमन कर दिया जिस स्वतंत्रता के कारण वह सम्राट बना। सम्राट बनने के पश्चात उसी स्वतंत्रता का इसने खात्मा कर दिया। फिर इसके बाद आगे है कि जो महिलाओं के विकास के लिए इसने कोई ध्यान नहीं दिया। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, नीड ऑफ कंसोलिडेशन, लिमिटेशंस देयर, had to curb extremities of revolution to save revolution। तो इसमें कुछ स्टेटमेंट है जो इतिहासकारों ने दिए हैं कि ही वॉज चाइल्ड ऑफ रेवोल्यूशन बट इन मैनी वेज ए रिवर्स द प्रिंसिपल ऑफ अ रेवोल्यूशन। मतलब कि वह एक क्रांति का प्रोडक्ट था, क्रांति का उत्पाद था, उसके बावजूद भी उसने कई मायनों में क्रांति के सिद्धांतों को पलट दिया। ठीक है, उसमें यही चीज़ों के बारे में लिखेंगे ऊपर, किस प्रकार से उसने क्रांति के सिद्धांतों की अवहेलना की। आई एम अ रेवोल्यूशन, नेपोलियन ने एक बार कहा था कि मैं खुद एक क्रांति हूँ, आई एम अ रेवोल्यूशन। इसका मतलब क्या है कि स्टूड एंड सिंबलाइज रेवोल्यूशन, यानी जो क्रांति की मूल भावना है उसको भी उसने चिन्हित किया, उसके अगेंस्ट में भी गया। मैं कह रहा हूँ ना, नेपोलियन ने दोनों कार्य किए, क्रांति को आगे भी बढ़ाया, क्रांति को रोका भी उसने। तो यहाँ पे अपन को बात करनी है, जब नेपोलियन ये कह रहा है कि आई एम अ रेवोल्यूशन, आई एम रेवोल्यूशन, इसका मतलब ये है कि उसने जो क्रांति की गति है, जो क्रांति है उसको और अधिक गति प्रदान की कई मामलों में। फिर इसके बाद है हील द वुंड ऑफ फ्रांस। ये भी कहा जाता है कि जो फ्रांस के घाव हैं उसको भर दिया नेपोलियन ने, यानी जो समस्याएं थी फ्रांस के सामने उसका निवारण कर दिया नेपोलियन ने। जैसे अगर अपन फॉरेन पॉलिसी के बारे में बात करें तो उसने कई सारे युद्धों में विजय प्राप्त की। तो फ्रांस की जो तात्कालीन समस्या थी, जो अस्थायित्व था फ्रांस में, कोई सरकार टिक नहीं पा रही थी लंबे समय तक, इसने उन कमियों को दूर किया नेपोलियन ने। फिर कहा जाता है कि नेपोलियन ने ही फ्यूज्ड ओल्ड फ्रांस विद न्यू फ्रांस, यानी पुराने फ्रांस और नए फ्रांस का आपस में विलय कर दिया नेपोलियन ने। उसने कैसे विलय किया है? जैसे पहले एब्सोल्यूट रूल हुआ करता रहा, पहले राजा की तानाशाही हुआ करती थी, लेकिन नेपोलियन के आने के पश्चात इसने क्या बदलाव किया? मोनार्की फॉर रिफॉर्म्स। इसने यह सिद्धांत दिया कि जो राजा है, राजा को सुधार भी करने पड़ेंगे। तो राजतंत्र है, उसका कार्य समाज में सुधार करना भी होता है, ये नहीं कि हमेशा अपनी तानाशाही चलाना। फिर इसके बाद दूसरा है फ्यूज्ड ओल्ड फ्रांस विद न्यू फ्रांस। जो पहले का फ्रांस है उसमें क्या था? चर्च के अत्याचार हुआ करते थे लोगों के ऊपर, चर्च लोगों का शोषण कर रहा था। लेकिन नेपोलियन के समय में टॉलरेशन लाया गया। टॉलरेशन का मतलब ये है कि धार्मिक सहिष्णुता समाज में लाई गई, सभी धर्मों को बराबर का हक दिया गया। तो ये अपन ने बात की कि किस प्रकार से उसने क्रांति के कार्यों को पलट किया। फिर अपन आगे बात करते हैं फॉरेन पॉलिसी के बारे में। विदेश नीति नेपोलियन की किस प्रकार की थी? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेपोलियन के बारे में आता है, नंबर 1, नेपोलियन के सुधार क्या क्या रहे हैं। दूसरा है नेपोलियन की जो विदेश नीति है उसके बारे में चर्चा कीजिए। विदेश नीति में भी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कॉन्टिनेंटल सिस्टम, यानी जो महाद्वीपीय प्रणाली नेपोलियन ने लागू की थी उसके बारे में बात कीजिए। तो ये 2-3 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखो उसकी विदेश नीति के बारे में अपन बात करते हैं कि इसने फॉरेन फ्रंट में क्या क्या कार्य किए। 1796-97 में इसने इटली के अंदर एल्प्स जो पर्वत श्रृंखला है उसको क्रॉस करके इसने ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध किया और ऑस्ट्रिया को हराया। तो इसने बहुत ही बहादुरी का कार्य किया था, इसके बारे में पहले भी बता चुका हूँ। यानी ऑस्ट्रिया को हराने हेतु तो उसने एक दूसरा रास्ता चुना, वो एल्प जो पर्वत श्रृंखला है, पूरी की पूरी सेना उसको क्रॉस करके, इस पर्वत श्रृंखला को क्रॉस करके ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध लड़ने गई। तो इस कारण एक नेशनल हीरो पहले ही बन चुका था। राजगद्दी प्राप्त करने से पहले नेपोलियन एक राष्ट्रीय हीरो के रूप में स्थापित हो चुका था फ्रांस के अंदर। फिर इसके बाद अगला क्या है? ट्रीटी ऑफ अमीन। ट्रीटी ऑफ अमीन्स ये 1802 की संधि है। ये किसके साथ किया गया? वर्सेस सेकेंड यूरोपीय कोलिएशन, यानी जो ट्रीटी ऑफ अमीन्स है, जो द्वितीय यूरोपीय कोलिएशन बना था फ्रांस के अगेंस्ट में, जिसमें ऑस्ट्रिया था, प्रोशिया था, ब्रिटेन था, 3 देश थे मुख्यतः। तो उन देशों के साथ युद्ध के पश्चात ट्रीटी ऑफ अमीन्स साइन किए गए इन 3 देशों के द्वारा और फ्रांस के द्वारा। जो द्वितीय यूरोपीय कोलिएशन बना उन युद्ध के खत्म होने के पश्चात। नेपोलियन ऑन कॉन्टिनेंटल यूरोप, ब्रिटेन अवे एंड सेफ।
यानी इसका मतलब ये है कि नेपोलियन है उसका प्रभाव यूरोपीय महाद्वीप पे मान लिया गया, नेपोलियन का प्रभाव को एक्सेप्ट कर लिया गया यूरोपीय महाद्वीप के ऊपर। लेकिन ब्रिटेन इससे सेफ था, क्योंकि ब्रिटेन यूरोप कॉन्टिनेंट से थोड़ा सा दूर था, क्योंकि चारों तरफ समुद्र आ जाता ना ब्रिटेन के, तो ब्रिटेन सेफ था और दूर था नेपोलियन की गतिविधियों से। लेकिन नेपोलियन का प्रभाव मान लिया गया यूरोपीय महाद्वीप के ऊपर। फिर इसके बाद अगली ट्रीटी जो साइन की है, ट्रीटी ऑफ प्रेसबर्ग, यानी संधि, प्रेसबर्ग की संधि 1805। अब एक युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ ऑस्टरलिट्ज। तो ऑस्टरलिट्ज का युद्ध हुआ जिसमें फ्रांस ने किसके खिलाफ युद्ध किया, ऑस्ट्रिया प्रोशिया के खिलाफ युद्ध किया, दो देशों के खिलाफ। ऊपर वाले में तो तीनों देश शामिल थे सेकेंड यूरोपियन कोलिशन में। फिर 1805 में ऑस्ट्रिया प्रोशिया का दोबारा युद्ध हो गया फ्रांस के साथ। उस युद्ध का नाम है ऑस्टरलिट्ज का युद्ध। अब इसमें खैर दो छोटे छोटे और युद्ध हैं जिसके बारे में अपन को जानने की जरूरत नहीं है। तो ट्रीटी ऑफ प्रेसबर्ग, उन युद्ध के बाद एक संधि की गई। संधि में क्या कहा गया, जो होली रोमन एम्पायर है उसको खत्म कर दिया जाएगा। होली रोमन एम्पायर यानी जितने भी क्रिश्चियन लोग रहा करते रहे यूरोप में, उन सबके ऊपर किसका प्रभाव था, होली रोमन एम्पायर, जहाँ पे कैथोलिक चर्च का स्वामित्व था यूरोप के सभी धर्मों के ऊपर। तो होली रोमन एम्पायर का खात्मा किया गया। जो पुराना जो रोमन एम्पायर था, होली यहाँ पे क्यों आ रहा है, होली शब्द इसमें इसलिए यूज किया गया है क्योंकि यहाँ पे जो चर्च था, जो पोप था, उसका भी प्रभाव था। और होली रोमन एम्पायर का मतलब क्या है यहाँ पे, होली रोमन एम्पायर का मतलब ये है कि प्राचीन काल में रोम के अंतर्गत कई सारे राज्य आया करते रहे यूरोप के, तो उस राज्य का खात्मा किया गया इस संधि के द्वारा, यानी उसको खत्म कर दिया गया होली रोमन एम्पायर को। फिर इसके बाद फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट भी खत्म कर देंगे। फ्रैंकफर्ट कहाँ पे, जर्मनी के अंदर है फ्रैंकफर्ट। तो वहाँ पे एक पार्लियामेंट हुआ करती थी, संसद की कार्रवाई हुआ करती थी, उसको खत्म कर दिया, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को खत्म कर दिया। फिर ट्रीटी ऑफ प्रेसबर्ग के माध्यम से इसने एक कॉन्फेडरेशन बनाया, एक समूह बनाया, संघ बनाया, जिसको राइन कॉन्फेडरेशन कहा जाता है। ये भी जर्मनी से संबंधित है। राइन एक नदी का नाम है। तो राइन का संघ की स्थापना की गई नेपोलियन के द्वारा, जिसमें 39 स्टेट शामिल किए गए। कहने का मतलब है इस युद्ध में नेपोलियन ने हरा दिया ऑस्ट्रिया प्रोशिया को, उसके बाद अपनी शर्तें बाकी देशों के ऊपर थोप दी। तो राइन कॉन्फेडरेशन का इसकी शुरुआत कर दी गई। ओनली रशिया आउटसाइड। अब कहने का मतलब ये है कि इस संधि के बाद पूरा का पूरा यूरोप नेपोलियन के प्रभाव में आ गया, केवल रशिया ही बाहर था, क्योंकि रशिया दूसरे महाद्वीप पे था, एशिया महाद्वीप के ऊपर, इसलिए रशिया ही नेपोलियन के प्रभाव से मुक्त रहा, बाकी सब इसके प्रभाव में आ गए, बाकी सभी राष्ट्र। फिर इसके बाद ट्रीटी ऑफ टिलसिट 1807, यानी 1807 में तिलसित नाम की संधि साइन की गई। ये कब साइन की गई, बैटल ऑफ फ्रेडलैंड। तो ये किसके खिलाफ लड़ेगी, रशिया। यानी देखो नेपोलियन ने किस किस के खिलाफ युद्ध किया, ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध किया, ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध किया, प्रोशिया के खिलाफ युद्ध किया, और रशिया के खिलाफ भी युद्ध कर दिया। तो रशिया पे भी अपना प्रभाव जमाना चाह रहा था नेपोलियन। तो बैटल ऑफ फ्रेडलैंड की गई और उसके बाद एक संधि स्थापित की गई, ट्रीटी ऑफ टिलसिट 1807 में। अब इसकी क्या शर्तें रही, नेपोलियन बिकेम मास्टर ऑफ ऑल कॉन्टिनेंटल यूरोप, यानी यूरोप जो संपूर्ण यूरोपीय महाद्वीप है उसका मास्टर बन गया नेपोलियन, यानी सब जगह पे पूरे यूरोप पे नेपोलियन का प्रभाव हो गया, और उस प्रभाव को एक्सेप्टेंस भी मिल गया, तो अपने चरम पे पहुंच गया। तिलसिट की संधि के बाद नेपोलियन की शक्तियां अपने चरम पे पहुंच गई। फिर इसके बाद है रशिया जॉइंट कॉन्टिनेंटल सिस्टम, जो महाद्वीपीय प्रणाली, उसके बारे में अपन आगे बात करेंगे। जो महाद्वीपीय प्रणाली नेपोलियन ने शुरू की थी उसमें रशिया भी शामिल हो गया, क्योंकि रशिया लगभग ये युद्ध हार चुका था और फ्रांस की संधियों को रशिया को मानना पड़ा। तो इस संधि के तहत रशिया ने फ्रांस का कॉन्टिनेंटल सिस्टम जो यूरोपीय महाद्वीप पे लागू था उसको ज्वाइन कर लिया। एक्सेप्टेड फ्रेंच डोमिनेशन ओवर कॉन्टिनेंटल यूरोप, तो जो यूरोपीय महाद्वीप है उसके ऊपर नेपोलियन का प्रभाव मान लिया रशिया ने, तो रशिया भी इनके कंट्रोल में आ गया फ्रांस के। फिर इसके बाद अपन थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इसके पतन के क्या कारण है। ये तो अपने चरम पे पहुंच गया, अपन बात करते हैं ट्रीटी ऑफ तिलसिट के बाद में। फिर इसका पतन भी हुआ है नेपोलियन का, क्योंकि जो वाटरलू की जो फेमस वॉर हुई है उसके अंदर नेपोलियन को हार का सामना करना पड़ा। इसके
पतन के क्या कारण है? सबसे पहला कारण है स्पेनिश नेशनलिज्म, यानी स्पेन में इसने अपने भाई को भेज दिया वहाँ पे राज करने के लिए, वहाँ का राजा बना के, लेकिन स्पेन में राष्ट्रवाद की भावना पैदा हो गई जिसके कारण नेपोलियन को स्पेन छोड़ना पड़ा। ठीक है, 1812 में। तो ये इसकी हार हुई यहाँ पे, क्योंकि स्पेन आज़ाद हो गया फ्रांस के चुंगल से। फिर इसके बाद है 1812 में एक पहले युद्ध हुआ रशिया के साथ, उसके बाद टिलसिट का संधि की गई, उसके बाद 1812 में एक और युद्ध हुआ रशिया के साथ। तो जो 1812 में जो रशिया के खिलाफ जो युद्ध हुआ फ्रांस का, उसमें हैवी लॉसेस का सामना करना पड़ा नेपोलियन को, यानी खूब अधिक क्षति हुई नेपोलियन को। स्क्रॉच अर्थ पॉलिसी एंड विंटर टू। अब किस कारणों से रशिया के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा नेपोलियन को 1812 में? जो रशिया है उसने एक नीति अपना ली, स्कॉर्च अर्थ पॉलिसी। इसका मतलब क्या है? क्योंकि फ्रांस की सेना रशिया के अंदर घुस चुकी थी, तो जो रशिया की सेना है उसने क्या किया, मौका देख के जितने भी खेत खलियान थे उन पे आग लगा दी, ताकि जो फ्रांस की सेना आगे बढ़ के यहाँ पे आएगी तो फ्रांस की सेना को कोई भी रसद नहीं मिल पाए लोकल एरिया से। तो उन्होंने अपने खुद के खेतों को जलाना शुरू कर दिया रशिया ने। तो इसके लिए खाने पीने की सामग्री की कमी हो गई फ्रांस की सेना को, तो इस कारण भी उसकी हार हुई नेपोलियन के रशिया के खिलाफ। फिर दूसरा है, अक्सर ये होता है कि हर कोई वहाँ आक्रमण करता है रशिया में, और फिर कुछ समय के बाद रशिया में सर्दियों का दौर शुरू हो जाता है और बहुत भारी सर्दी पड़ती है, खूब सारी बर्फ गिरने लग जाती है, तो सेना वहाँ पे संभल ही नहीं पाती इतनी अधिक सर्दी के अंदर। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। हिटलर ने भी अटैक किया था आगे चल के रशिया के ऊपर, लेकिन हिटलर की भी हार हुई। इसका कारण ये था, एक बार के लिए रशिया में घुस जाओ और वहाँ पे सर्दी का मौसम शुरू हो जाए तो फिर विदेशी सेना वहाँ पे टिक नहीं पाएगी। उसी प्रकार से नेपोलियन भी वहाँ पे टिक नहीं पाया और उसको विड्रॉ करनी पड़ेगी अपनी जो सेना है। 1813 में चौथा कोलिएशन बना है। देखो, कुल मिला के जो इतिहासकार बात करते हैं, 4 कोलिएशन की बात करते हैं नेपोलियन के खिलाफ में। तो यूरोपीय जो ताकतें हैं वो हमेशा से कोशिश में रही कि किसी न किसी तरीके से नेपोलियन को हराया जाए। प्रथम यूरोपीय कोलिएशन आतंक के युग के समय में बना, जो फ्रांस में उसमें आतंक का युग था। फिर द्वितीय यूरोपीय कोलिएशन में नेपोलियन ने प्रमुख भूमिका निभाई यूरोपीय देशों को हराने के लिए। फिर तृतीय यूरोपीय कोलिएशन बना जिसमें रशिया भी शामिल हो गया यूरोपीय देशों के साथ, लेकिन फिर भी फ्रांस की जीत हुई। और फिर चौथा यूरोपीय कोलिएशन दोबारा बन गया 1813 में। हर 3-4 साल के बाद वो गठबंधन बनाते रहे नेपोलियन को हरा के। तो कहने का मतलब है कि यूरोप को कम से कम 4 बार अलग अलग समय में गठबंधन करना पड़ा अनेक देशों के साथ फ्रांस को हराने के लिए, लेकिन चौथे कोलिएशन के बाद फिर नेपोलियन की हार हो गया। तो 1813 में 4th कोलिएशन बना फ्रांस के अगेंस्ट में। एक युद्ध हुआ था बैटल ऑफ लेप्जिग, यानी लेप्जिग के युद्ध में नेपोलियन की करारी हार हुई। फिर इसके बाद अंततः उसकी हार हुई है वाटरलू के युद्ध में, बहुत फेमस युद्ध है 1815 में। मेरे ख्याल से जो अंग्रेजी गवर्नर जनरल है लॉर्ड आर्थर वेलेजली, उसने इस युद्ध में भाग लिया था वाटरलू के युद्ध में। उसके बाद वो फिर इंडिया पहुंच गया था। बैटल ऑफ वाटरलू 1815। फिर अपन यहीं पे अपना जो डिस्कशन है उसको समाप्त करते हैं। अपन आगे बात करेंगे महाद्वीपीय प्रणाली के बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नेपोलियन का, महाद्वीपीय प्रणाली के बारे में। मेरे साथ यूट्यूब में जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।